Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 2, atmosphere. So student, in part 1 we have completed introduction of atmosphere, composition of atmosphere and structure of atmosphere. We have discussed all the layers of atmosphere till here, everything we have discussed in part 1. We'll start part 2 with greenhouse effect, meaning and causes. नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चा? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो हम देखेंगे. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सो नेम्ड. ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है स्टूडेंट्स? ग्रीन हाउस रूफ की तरह बिहेव करता है. इट लेट्स इन द हीट को अंदर आने देता है और उसको फिर रिलीज करता है वेरी स्लोली. ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या था स्टूडेंट? एक कांच का घर बनाया जाता था, ग्लास का घर, कांच मतलब ग्लास का घर बनाया जाता था और इस घर में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. ये ग्लास हाउस का एक प्रॉफिट होता था, यहाँ पर हीट अंदर आती थी और अंदर ही ट्रैप होके रह जाती थी. तो हमारी अर्थ का भी एटमॉस्फेयर ऐसा ही है जो हीट को अंदर तो आने देता है फटाफट पर उसको रिलीज करता है स्लोली. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं. एट्रीब्यूट दिस ग्लोबल वार्मिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसको किसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ. विदाउट इट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो या ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो हमारा जो अर्थ है वो फ्रोजन वेस्टलैंड बन के रह जाएगा. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारी जो सनरेज होती है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती हैं. तो वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो पेनिट्रेट करती है किसको? थर्मोस्फेयर को, एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ. और फिर उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? अर्थ. सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो थर्मोस्फेयर को पेनिट्रेट करके अगर अर्थ तक आ जाए तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. द हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज रेडिएटेड बैक टू स्पेस. हीट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को वो वापस से कहाँ भेज देगी? स्पेस में भेज देगी. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स उसके अंदर गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O. दीज गैसेस ट्रैप सम ऑफ द फॉलोइंग आउटगोइंग रेडिएशन. अब ये लोग क्या करती हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत सारी आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप करके रख लेती है, इसको वापस नहीं जाने देती और इससे हमारी अर्थ वार्म रहती है. जैसे सन की एनर्जी अर्थ के ऊपर आई, अर्थ स्लोली इसको वापस पहुंचा रही है. जब भी वापस पहुंचा रही है तो यहाँ पर जो हमारी CO2 है, मीथेन है, N2O है, ये क्या करती हैं? इस एनर्जी को ट्रैप करके रख लेती हैं और वापस नहीं जाने देती. इससे हमारे अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा हो जाता है? वार्म. अगर आपको ग्लोबल एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करना है एटमॉस्फेयर में तो क्या काम करना पड़ेगा? द सरफेस वार्म अप अंटिल द आउटगोइंग एनर्जी इक्वल्स द इनकमिंग एनर्जी. स्टूडेंट्स, ये एनर्जी बैलेंस, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस तभी बना रहेगा जब आउटगोइंग एनर्जी किसके बराबर हो जाए? इनकमिंग एनर्जी के बराबर हो जाए. जितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर आई उतनी ही वापस भी चली गई, तभी ये ग्लोबल एनर्जी बैलेंस बना रहेगा. रिसेंटली हाउएवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. बच्चा, ग्रीन हाउस गैसेज हम बोलते हैं मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को. ये जो गैसेज हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ गया है ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग. दिन के टाइम में स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ इट गोज राइट थ्रू, सम बाउंसेस ऑफ बैक टू द स्पेस. ध्यान रखो बच्चा, जब दिन में सूरज की अपरेंट ओवरहेड मूवमेंट होती है तो एनर्जी अर्थ की तरफ आती है, कुछ हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वापस कर देते हैं. नाइट में क्या होता है स्टूडेंट? मोस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी एस्केप बैक टू द स्पेस. सारी एनर्जी स्पेस में वापस चली गई है, बट सम इज ट्रैप्ड इनसाइड द एटमॉस्फेयर. पर कुछ इनसाइड एटमॉस्फेयर भी हमने ट्रैप करके रखी है. द ग्रीन हाउस गैसेज फर्दर वार्मिंग द अर्थ. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं यही हमारे अर्थ को क्या कर रही हैं? वार्म करके रख रही हैं. कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है स्टूडेंट, ये कब होता है? जब कुछ गैसेज होती हैं रिलीज इन अ पार्ट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम कुछ गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट में जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं और एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करके रख लेती है. जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि ये लार्जेस्ट शेयर है किसका? ग्रीन हाउस गैस का, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है और बहुत सारी हीट को ट्रैप करके रख लेती है.
एक और गैस है स्टूडेंट जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये टोटली मैन मेड गैस है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो रेफ्रिजरेटर और फोम से आती है, फोम और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, CFC। अगर हम बात करें मीथेन के लार्जेस्ट सोर्स की, तो मीथेन के लार्जेस्ट सोर्स हैं स्टूडेंट्स वेटलैंड्स, दलदली जो ज़मीनें होती हैं, राइस फील्ड, चावल के जो फील्ड हैं, लाइव स्टॉक मतलब जितने भी कैटल्स हैं, काऊ है, गोट है, बफेलोज हैं, ये सारे लाइव स्टॉक, राइस फील्ड, वेटलैंड, ये लार्जेस्ट सोर्स है मीथेन का। और मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये गैसेस वो गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी इनके पास है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन, बायोमास बर्निंग, टर्माइट्स, लैंडफिल्स, कोल माइनिंग, इन सब से भी मीथेन आती है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होगा, बायोमास बर्निंग होगी, टर्माइट्स, इन सब से भी ये वाली गैस रिलीज होती है। नाइट्रोजस ऑक्साइड इज़ रिलीज बाय ओशन। नाइट्रोजस ऑक्साइड कौन रिलीज़ करता है? ओशन और सॉइल। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि बायोमास बर्निंग, फर्टिलाइज़र का यूज़, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करने में। एक रिपोर्ट आई है स्टूडेंट IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। 72% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये जो 3 गैसेस हैं ये ही सबसे ख़राब गैसेस हैं स्टूडेंट्स जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। IPCC ने प्रेडिक्ट किया है अ ब्लीक एंड ग्रीम फ्यूचर फॉर प्लानट अर्थ, कि हमारे अर्थ का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होने वाला है अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है स्टूडेंट? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइज इन द मीन ग्लोबल टेम्परेचर टू अ लेवल विच अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि वो जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको अफेक्ट करने लगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द राइज इन द मीन ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है वो इस तरीके से राइज कर जाए कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उस पर इम्पैक्ट आने लग जाए। कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल भी हैं और मैनमेड भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ओजोन क्या है। अपर मोस्ट अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन मिलेगी आपको, अपर मोस्ट नहीं बेटा, अपर एटमॉस्फेयर में आपको ओजोन मिलेगी। ये मेजर फैक्टर है इन मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। अगर बच्चा ओजोन लेयर नहीं होती तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अगर आपकी स्किन पे लग गए तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो हमारी लाइफ पे, हमारी अर्थ पे अगर लाइफ को पॉसिबल बना रही है कोई चीज़ तो ओजोन है उसमें से एक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो ओजोन लेयर है स्टूडेंट वो कहाँ पर मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, 16 to 50 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। अर्थ सरफेस से 16 से 15 किलोमीटर के बीच में आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिल जाएगी। नाउ कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ये जो लेयर शील्ड है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्टूडेंट्स हमारी जो ओजोन लेयर है वो थिन पतली होती जा रही है, और जिससे कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सन से एटमॉस्फेयर तक पहुंच पा रही हैं। कोई भी सर्टेन नहीं है इसके कॉज में, है ना, कि क्यों ओजोन इतनी ज़्यादा थिन होती जा रही है, पर कुछ केमिकल्स को हम जान गए हैं स्टूडेंट्स जो हमारी ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही है या डिसअपेयर कर रही है। जैसे कि हमने अभी देखा रेफ्रिजरेटर, फोम, ये तो मेन कॉजेज़ हैं ही ओजोन डिप्लीशन के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक है। अनदर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज़ द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल। जब फॉरेस्ट फ्यूल को आप बर्न करते हो तो गैस, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, और वो भी ओजोन डिप्लीशन का एक कारण बनती है। बच्चा जितने भी एरोसोल स्प्रे होते हैं, रेफ्रिजरेटर है, प्लास्टिक कार्टून्स बनाने में, ठीक है, तो केमिकल्स यूज इन एरोसोल स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर एंड मेकिंग प्लास्टिक कार्टून्स, इन सब में कुछ ना कुछ हार्मफुल केमिकल होता है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो डायरेक्ट हमारी ओजोन लेयर को हार्म करता है। जब रेफ्रिजरेटर यूज़ में होता है, जब रेफ्रिजरेटर यूज़ में होता है, व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज़ इन यूज़ द CFC आर सेफली कंटेन, CFC सेफली रहती है। पर जब रेफ्रिजरेटर का यूज़ बंद कर दिया जाता है, हम उसको थ्रो अप कर देते हैं, मतलब उसको घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अब वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, तो CFC जैसे ही फ्रिज बंद होगा मतलब कंटिन्यूस चलते टाइम, एक दिन बंद नहीं होना, जब आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे लंबे टाइम तक तो वो जो CFC है
फ्रिज के टूटने के बाद, रेफ्रिजरेटर के टूटने के बाद कहाँ रिलीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। अब ओज़ोन डिप्लीशन से क्या क्या हो सकता है? ओज़ोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी, पतली हो जाएगी। ये ओज़ोन लेयर या तो डिस्ट्रॉय होगी या तो थोड़ी बहुत पतली होगी, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे हमारी अर्थ पे आएंगे तो ये प्लांट लाइफ को भी डैमेज करेंगे, ह्यूमन बीइंग को भी डैमेज करेंगे और मराइन लाइफ को भी डैमेज कर देंगे। स्किन कैंसर हो जाएगा हमें। स्किन कैंसर इज कॉज्ड एंड इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो बेटा मोतियाबिंद, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद के केसेस बढ़ जाएंगे और स्किन कैंसर भी होगा। प्लैंकटन्स विच आर वेरी फाउंडेशन ऑफ वास्ट ओशियनिक फूड चेन। बेटा प्लैंकटन्स ये फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओशियनिक फूड चेन का। उनका फाउंडेशन भी ख़त्म हो जाएगा अगर ओजोन डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचने लगे तो। एफर्ट टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। अब हम क्या क्या कर रहे हैं ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए? इसका एक ही सोल्यूशन है किसका? ओजोन डिप्लीशन को बचाने का, कि आप CFC का जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी यूज़ हो रहा है, जहाँ से रिलीज़ हो रही है, उन सबको बंद कर दें और जितने भी अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं उनका यूज़ बंद कर दें, बिल्कुल एंड कर दें। USA बैंड द CFC स्प्रे। USA ने CFC स्प्रे इसको बैंड कर दिया है बहुत सालों से। दूसरी कंट्री भी स्लोली इसमें काम कर रही हैं। लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग। प्राइवेटली हम जो व्हीकल ड्राइव करते रहते हैं बच्चा ना, इसको नहीं करना है, हमें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करना है। इको फ्रेंडली हाउस होल्ड्स को यूज़ करो, क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ करो, ठीक है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो इको फ्रेंडली हो उनका यूज़ करो। पेस्टिसाइड का यूज़ अवॉइड कर दो। डेंजरस नाइट्रस ऑक्साइड पे बैन लगा दो। स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन बनाओ रॉकेट लॉन्चेस पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कदम होगा क्योंकि रॉकेट लॉन्चेस के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हमको ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मिलता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने स्टूडेंट्स 1994 में प्रोक्लेम किया सितंबर एज अ इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर। सितंबर को हम कौन से सितंबर को बच्चा? 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल डे फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे तो बच्चा पहला इम्पैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बच्चा तो इकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस आएंगे, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड इंस्ट्रूमेंटल टेम्परेचर रिकॉर्ड, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने लग जाएगा, सी लेवल राइज होगा, सी मतलब इस लेवल पर होगी यहाँ पर तो सी का लेवल राइज हो जाएगा क्योंकि जो ग्लेशियर से आइस मेल्ट होगी वो सीज में मिल जाएगी और सी लेवल राइज करने लग जाएगा। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट जिनको हम आइलैंड नेशन बोलते हैं, सी लेवल के राइज होने से ये आइलैंड के एग्जिस्टेंस को भी थ्रेट होगा। क्या बोला जा रहा है ये और देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल टेम्परेचर रिकॉर्ड राइजिंग सी लेवल एंड डिक्रीजिंग स्नो कवर इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में धीरे धीरे करके स्नो कवर कम होता जा रहा है। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है क्लाइमेट चेंज का? वो चेंज जो परसिस्ट करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वर्ल्ड्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMO ने डिफाइन किया है ये पीरियड होगा 30 ईयर। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इंक्लूड इंक्रीजिंग ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें बच्चा? ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज का पहला तो आप लोग यही पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का बढ़ जाना, हमारे टेम्परेचर का बढ़ जाना। रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे, वेदर इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी में भी चेंजेस आएंगे। चेंजेस इन क्लाइमेट में भी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़। अगर जैसे ही सन का रेडिएशन बढ़ जाएगा ड्यू टू डिप्लोशन ऑफ ओजोन लेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा तो सन रेडिएशन अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे। अगर हम कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन को चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉसिल फ्यूल जल रहा होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग से क्या होगा? लार्ज स्केल इरिवर्सिबल एब्रप्ट चेंजेस आएंगे फिजिकल सिस्टम में, मतलब हमारा फिजिकल सिस्टम पूरी तरह चेंज हो जाएगा और ये हम करेंगे, ये नेचर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम
ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एमिट हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एमिट हो रही हैं तो कुछ इरिवर्सिबल एब्रप्ट फिजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे कि आइस शीट मेल्ट हो जाएंगी और सी लेवल राइज हो जाएगा। तो भैया फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंज को हम ऐसे देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और फ्यूअर कोल्ड डेज होंगे। हमारे पास बहुत ही कम ऐसे दिन होंगे जहाँ पर ठंडी होगी, बाकी गरम 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 और टेम्परेचर वाले दिन ही हमें मिलेंगे। द फ्रिक्वेंसी लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स विल इंक्रीज, हीट वेव्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना, मतलब टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि एवरेज मैक्सिमम विंड स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विल इंक्रीज। हाँ बेटा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं टेम्परेचर के साथ। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये हमने पढ़ा है ना। अब ओशन की बात करें, ओशन सर्व्स एज अ सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Now students, ocean serves as sink for कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की लिए ओशन सिंक की तरह काम करता है बच्चा। ये जो इंक्रीज लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं स्टूडेंट जहाँ पर टू द ऑन गोइंग डिग्री इन pH of the ocean caused by uptake of anthropogenic CO2 from the atmosphere। बेटा ओशंस का जो pH है, pH इज़ द मेजर ऑफ एसिडिटी। pH क्या है? एसिडिटी का मेजर है। तो बच्चा जो pH है ओशंस में वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज़ होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जा रही है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बढ़ रही है। 30 to 40% जो CO2 है स्टूडेंट्स, वो ह्यूमन रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो जाके ओशंस में, रिवर्स में, लैक्स में जाके मिल जाती। कहाँ कहाँ मिल जाती है? ओशंस में, रिवर्स में, लैक्स में। दिस इंक्रीज एसिडिफिकेशन, और इससे एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ओशंस में। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको डिक्रीज पढ़ा है ना। हाँ, ऑनगोइंग डिक्रीज इन द pH। pH क्या है स्टूडेंट? एसिडिटी का मेजर है। क्या है pH? एसिडिटी का मेजर है। तो स्टूडेंट्स ये जो एसिडिफिकेशन है ये बढ़ता जा रहा है ओशन में, ये मराइन लाइफ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट बना रहा है। जैसे कोरल मराइन लाइफ है, प्लैंकटन मराइन लाइफ है, इनके जीवन को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दे रहा है पानी के अंदर। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन ऑल्सो पजेस थ्रेट टू फूड चेन, और फूड चेन जो ओशन से कनेक्टेड है उसको भी हार्म पहुंचा रहा है हमारा एसिडिफिकेशन का प्रोसेस। ब्लीचिंग ऑफ कोरल, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स इज ड्यू टू द लॉस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गे। बेटा माइक्रोस्कोपिक एल्गे है जिसके लॉस के कारण बच्चा कोरल में भी ब्लीचिंग हो रही है, विच गिव्स बोथ कलर एंड नॉरिशमेंट टू कोरल। एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे होता है जो कोरल को कलर भी देता है और नॉरिशमेंट भी देता है। अब अगर माइक्रोस्कोपिक एल्गे पानी के अंदर कम होगा स्टूडेंट, ओशन के अंदर कम होगा, तो कोरल जिस रेड, ब्यूटीफुल रेड के सारे वेरिएंट के लिए जाना जाता था, अब उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है? ब्लीचिंग, वो कलरलेस होता जा रहा है। Effects on flora and fauna. Plants and animal react to warmer temperature by moving to higher elevation. जितने भी plants हैं, animal हैं, warmer temperature के साथ क्या करते हैं बच्चा? react करना पड़ रहा है इनको भी, और ये क्या हो रहे हैं? higher elevations की तरफ जाते जा रहे हैं, लैटिट्यूड्स की तरफ जाते जा रहे हैं। ये जो स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है, एंडेंजरमेंट हो रहा है, ये हो रहा है किसकी वजह से? ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से। As many as 30% of plant and animal today risk extinction by 2050। आज जितने plants और animal अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, इसमें से भी बहुत सारे 2050 तक ख़त्म हो जाएंगे अगर एवरेज टेम्परेचर इसी तरीके से होता रहा। इफ़ एवरेज टेम्परेचर राइज बाय 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सच एक्सटिंक्शन विल बी ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो बच्चा, हम लोग देखते हैं कि हर साल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट फायर हो रही है। फॉरेस्ट फायर होने की वजह से फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हैबिटेट कैसे रहेंगे? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओशन वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो बहुत सारे एनिमल 50s तक लॉस कर जाएंगे।
डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन है स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है CO2। ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम जो गैस इनहेल करते हैं वो है ऑक्सीजन, जो एक्सहेल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो स्कूटी, हम जो बाइक, हम जो कार चलाते हैं, ये भी कंटिन्यूसली कौन सी गैस को एमिट कर रही है? CO2, है ना। तो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके अमाउंट को कम करने के लिए? इट मे अफेक्ट द सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। इसकी वजह से आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। क्लीन एयर तो मिलने से रही। हमारे इंडिया का ही दिल्ली का हाल देखा था, क्या हो गया था आज से 3 से 4 साल पहले। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इस लेवल तक फैल गया था कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एनर्जी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम देखेंगे, फूड, मेडिसिन, ये तो कॉमन सी बात हो ही जाएगी कि हमारा अगर इको सिस्टम एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो फूड, मेडिसिन फिर आपको मिलने से रही। 7 वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं? जो कोरल रीफ्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं नियरली ऑल द ओशन। द इंक्रीजिंग सी टेम्परेचर हैज़ वाइप्ड आउट 90% ऑफ द कोरल इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में बचा 90% से ज़्यादा कोरल वाइप्ड आउट हो गया, अपनी जगह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि सी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोरल रीफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम कई बार रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोलते हैं। सी का रेन फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं बेटा? कोरल। सी का रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है बच्चा? कोरल। नॉट ओनली सर्व्स एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी स्पीसीज ऑफ मराइन लाइफ, बहुत सारी मराइन लाइफ इसी के ऊपर ब्रीड करती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम स्ट्रोम्स, और ये बच्चा जो कोरल रीफ्स होते हैं ये स्ट्रोम से बचाती है हमारी कोस्ट लाइन्स को। तो इनका रहना तो बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स ब्रीड करते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है स्टूडेंट्स, जो रीजनल क्लाइमेट है या एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं टेम्परेचर के रिगार्ड में या प्रेसिपिटेशन के रिगार्ड में, सॉइल या मॉइस्चर की बात कर लो, ये सारी की सारी जो कॉन्सिक्वेंसीज हैं ये ग्लोबल टेम्परेचर की, ये सीरियस प्रॉब्लम इकोलॉजिकल बैलेंस में लेके आ रही हैं, जिससे कि हमारी जितनी भी लिविंग फॉर्म है अर्थ के ऊपर, सब धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नियरली हाफ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में बात करें कि आधा नुकसान, आधा लॉस जो दे रही है वो दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे है कि हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें जैसे कि विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर, टाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप हम ले सकते हैं कि हम जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को क्या कर दें? पूरी तरह स्टॉप कर दें। देयरफॉर हमें बहुत सीरियस स्टेप्स लेनी है स्टूडेंट्स। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है। फॉरेस्ट बचाओ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं करो, कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा कम रिलीज़ करो। अगर ये मेजर्स आपने ले लिए तो ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी। ओजोन लेयर डिप्लीट करने से बचाना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हमारे एसीज, हमारे रेफ्रिजरेटर से CFC निकलती है। तो आप कुछ इस तरीके से किसी और शिफ्ट में जाएं कि एसी और फ्रिज का यूज़ भी कर पाएँ और CFC भी एमिट ना हो। इंटरनेशनल क्या एफर्ट चल रहे हैं स्टूडेंट इन सबको कंट्रोल करने के लिए? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ये बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज की। ये ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाते हैं हर कंट्री के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो सारी कंट्रीज़ फॉलो करेंगी। इस कन्वेंशन में हम लोग एग्री होते हैं कि फ्यूचर में हम हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कैसे लिमिट करेंगे बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिलेटिव टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं था स्टूडेंट्स, वहाँ तक हमको लिमिट करके ले जाना है हमारी कार्बन को, जो कि अगर स्टैंडर्ड सेट की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस या 3.6 फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हो। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि है ब्राज़ील में। अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में। ये 154 नेशंस ने साइन की थी। सबने बोला था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है, इसको हम सारी नेशंस मिलकर कैसे कम करेंगे टू प्रिवेंट द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट में स्टूडेंट्स देखो आधे से ज़्यादा भाग कवर करती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है जो फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉरेस्ट और लैंड यूज से आती है, मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और रैप गैसेस 2%। तो बेटा अगर कार्बन की बात करें तो देखो तो सही, कार्बन एमिशन को तो हमें कम करना ही पड़ेगा। The Kyoto Protocol, countries agreed to cut greenhouse gas emission by 5.4%। हर कंट्री ने एग्री किया कि 5.4% से अपने कार्बन एमिशन को कम करेगी। किसके अंदर? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। उसके बाद है द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF। ये सेट हुआ था 1991 में टू फैसिलिटेट ग्लोबल एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। किसके लिए स्टूडेंट्स? ग्लोबल एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए, जो किस किस के बीच में हुआ? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ये कब सेट हुआ? 1991 में। किसको फैसिलिटेट करने के लिए? ग्लोबल कॉरपोरेशन किस किस के बीच में? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे इस ग्लोबल कॉरपोरेशन के? हम सब मिलके ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, हम हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देंगे, इंटरनेशनल वाटर को प्रोटेक्शन देंगे और ओजोन लेयर के डिप्लीशन को हम रोकेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। एक बड़ा सा सॉरी इस वीडियो को डिले करने के लिए।